हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। औसत एवरेज वैल्यूज में हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में हम और क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, एक बल्लेबाज की 19 पारियों को औसत रन संख्या कुछ थी। उसने 20वीं पारी में 81 रन बनाए, जिससे कि उसकी औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 20वीं पारी के बाद उसकी रन औसत संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 19 पारियों की औसत रन संख्या क्या है? एक्स है। तो 19 पारियों की औसत रन संख्या एक्स है, तो कुल रन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 19 एक्स हो जाएंगे। 20वीं पारी की रन संख्या 21 है, तो कुल रन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 19 एक्स प्लस 81। ठीक है। तो 20वीं पारी के बाद औसत रन संख्या में वृद्धि कितनी हो रही? 2 की हो रही है। तो अब यहाँ पर औसत रन वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी? एक्स प्लस 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो औसत रन संख्या है और जो औसत वृद्धि रन संख्या है, वो दोनों हम यहाँ पर बराबर में कर देते हैं। यहाँ पर आप बराबर में रखेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 19 एक्स प्लस 81 बटे 20। ठीक है। तो अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी? 41 आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब 41 क्या है आपकी? 41 है आपकी 19 पारियों की रन औसत संख्या है। और आपको मालूम क्या करना है? 20वीं पारी के बाद उसकी रन औसत संख्या क्या है? तो चूंकि 20वीं पारी जैसे ही हम जुड़ती है, तो वहां पर 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे, तो 41 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 41, 43। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न हम यहाँ पर है आपका, एक बल्लेबाज की 20 पारियों की रन औसत संख्या कुछ थी। ये भी वैसे ही कुछ प्रश्न है। उसने 21वीं पारी में 120 रन बनाए, जिससे औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। वहां पर 2 रन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर 3 रन की वृद्धि हो गई है। तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भी जैसे हमने वहां पर प्रश्न को सॉल्व किया है, वैसे यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 20 पारियों की औसत संख्या एक्स मान लिया यहाँ पर, तो रन संख्या कितनी हो जाएगी? 20 एक्स हो जाएगी। 21वीं पारी की रन संख्या 120 है, तो 21वीं पारी के बाद कुल रन संख्या कितनी हो जाएगी? 20 एक्स प्लस 120 हो जाएगी। अब यहाँ पर वृद्धि के बाद रन औसत संख्या बराबर 21 पारी के बाद रन औसत संख्या यहाँ पर बराबर पे रख दीजिए, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ रहा है आपका? 57 आ रहा है। अब 57 तो आपका आ गया क्या? 20 पारी के बाद की रन औसत संख्या है। यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो 57 में 3 जोड़ दो, तो 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज की 25 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। ये भी कुछ ऐसे ही प्रश्न है। वह 26वीं पारी में 40 रन बनाता है, जिससे कि औसत रन संख्या 1 रन की कम हो जाती है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा था? 3 रन वृद्धि हो रहे थे, 2 रन वृद्धि हो रही थी। अब यहाँ पर क्या 1 रन की कमी हो गई। तो उसकी 25वीं पारी के बाद रन औसत संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि 25 पारियों की औसत रन संख्या क्या है? एक्स थी। तो कुल रन संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 25 एक्स हो गई। जब 26 पारी के बाद रन संख्या कितनी हो जाएगी? 25 एक्स प्लस 40। यहाँ पर औसत कितना आ गया? 25 एक्स प्लस 40 बटे 26। नई औसत कितनी है आपकी? 1 रन की कमी हो जाती है, तो एक्स माइनस 1। अब ये दोनों बराबर कर दो, बराबर करने पर एक्स का मान कितना आ गया आपका? 66। और 66 क्या है आपका? 25 पारियों की रन औसत संख्या है। अब यहाँ पर 1 रन कम हो जाती है, तो 26 पारी के बाद कितनी हो जाएगी आपकी? 1 कम कर दो आप, तो 66 माइनस 1 65 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 66 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 65 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ये है यहाँ पर 25 पारी के बाद की बात कर रहे थे, तो 25 पारी के बाद 66 उत्तर रहेगा। और अगर यहाँ पर 26 के बाद बात करते हैं, तो 26 के बाद यहाँ पर 65 हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से ऑफिस तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो ऐसे जहां पर भी प्रश्न आपको मिले, मीन्स ऑफिस जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है, मतलब चाल यहाँ पर क्या हो रही है? दोनों जैसे अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ये आपका S1 S2 2 S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 आपकी पहले की चाल है, S2 आपकी दूसरे की चाल है। तो यहाँ पर आप इसमें इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, यहाँ पर जो भी मान है, वैल्यू है, आप यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी? उसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी? एवरेज जो औसत चाल है पूरी यात्रा के दौरान की, 64.6 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है। एक व्यक्ति घर से कॉलेज तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा कॉलेज से घर तक वापस 30 किलोमीटर की चाल से आता है। डायरेक्शन यहाँ पर फिर से अपोजिट है। यहाँ पर यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसके औसत आ जाएगी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 45 वर्ष है। बाद में पता चला कि एक व्यक्ति की आयु गलती से 54 के स्थान पर 45 काउंट कर ली गई है। यदि उम्र सही काउंट की जाती तो औसत क्या होती? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 54 के स्थान पर 45 हो गई और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30 हैं। ठीक है? तो 54 के स्थान पे किया गया तो हम क्या करेंगे, जो गलती से कर दिया गया है तो 54 में हम 45 घटा देंगे और जितने विद्यार्थी हैं, जो कुल संख्या है उससे हम भाग दे देंगे और जैसे ही भाग देंगे तो जो संख्या आएगी उसको हम यहाँ पर जो औसत आयु है उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है? 45.3 वर्ष आ रहा है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 75 काउंट किए गए हैं। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 65 के स्थान पर 35 काउंट कर लिए गए हैं। वास्तव में औसत क्या होगा यहाँ पर? तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 65 के स्थान पर 35 है तो 65 माइनस 35 बटे कुल संख्या कितनी है? 50। यहाँ पर कितना आ गया? 0.6 आ गया। जो भी वैल्यू आ गई है उसको यहाँ पर जोड़ दो आपकी औसत वैल्यू में। ठीक है? यहाँ पर 77.6 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला मालूम होगा तो आप वहाँ पर उत्तर रख के सीधे निकाल लेंगे। मान रख के, वैल्यू रख के आप सीधे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n+1। तो अगर हम वर्गों के औसत की बात करें, लगातार n तक के वर्गों की बात अगर यहाँ पर हम करें, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी n+1 2n+1/6। तो यहाँ पर n कितना है? n आपका 30 है तो n बराबर कितना हो गया? 30+1 इंटू 30 गुणे 2 प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 315.16 आपका औसत संख्या आ जाएगी 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है? अगला है 1 से 15 तक के घनों का औसत। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये तक, जहां पर भी तक आए ना तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा और भी प्रश्न रहेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा तक वाले में और लगातार वाले में क्या अंतर है, उनके फॉर्मूले में क्या अंतर है। यहाँ पर है 1 से 15 तक के घनों का औसत है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। अगला है 20 तक की संख्याओं के घनों का औसत। अब यहाँ पर क्या है? 20 तक के घनों तक का ये भी, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो 20 तक की संख्याओं के घनों का औसत और 15 तक के घनों का औसत, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में आप रख दो तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2205। 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर क्या है? 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 50 तक की प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर कहाँ तक? 50 तक की संख्याओं का औसत। ठीक है? तो कितना आ जाएगा आपका? 51/2 बराबर 25.5। ये औसत संख्या आ जाएगी। अगला क्या है? 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है? 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग की हम बात कर रहे हैं। 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो योग क्या आ जाएगा? ये आपका योग रहेगा 1275। आप जोड़कर भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर अगर आप 50 तक जोड़ें तो उसका योग कितना आएगा? 1275 आएगा, आना चाहिए। अगला है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अगर हम 50 तक की सभी सम संख्याओं की मान करें, यहाँ पर n/2 + 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50। तो 50 तक की सभी सम संख्याओं का मतलब क्या हो गया? 2 4 6 से लेकर कहाँ तक? 50 तक की हम बात कर रहे हैं तो सभी संख्याओं का औसत कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 26। ये आपका उत्तर आ जाएगा। 120 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। ठीक है? प्राकृत सम संख्याओं का औसत, यहाँ पर भाई प्राकृत हो या सभी सम हो, बात तो एक ही रहेगा। यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। अगला है 150 तक की विषम संख्याओं की हम बात करें तो विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला रहेगा n+1/2, तो यहाँ पर उसका उत्तर आ जाएगा 755। 130 तक की विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पर भी सेम रहेगा। प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत, अब देखिए यहाँ पर क्या तक लगा हुआ है, यहाँ पर भी तक लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर तक नहीं लगा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा आपका? इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 51 हो जाएगा। ठीक है? 7 तक के घनों का योग, 7 तक के तक लगा हुआ है, 7 तक के घनों का ये फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 784। अब हम बात कर लेते हैं अनुपात की। ठीक है? अनुपात की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से प्रश्न होगा, अगर a का अनुपात b है, a अनुपात b है मतलब 3 अनुपात 4 है, तो यहाँ पर
पार्ट ऑफ, अगर हम ए के भाग की बात करें तो ए का कितना भाग होगा 3/7, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 3/7 गुणे 84, 84 यहाँ पर कुल है, ठीक है, ये प्रश्न में दिया रहेगा ऐसा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा उत्तर, ये 36 आ जाएगा। बी के भाग की अगर हम बात करें तो 4/7 गुणे 84 48 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर मैंने एक हेल्प लिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा तरीके के प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं, अनुपात में रेशियो में ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी कितना है 2:5 है, बी अनुपात सी का कितना है 3:4 है, आपको निकालना है एक अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान निकालना है आपको। यहाँ पर हम कुछ ट्रिक करेंगे कि इसको इस टाइप से लिख लेंगे, यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, फिर ए का गुणा कर देंगे यहाँ पर किससे बी से, और बी का गुणा कर देंगे बी से, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे बी का गुणा सी से कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एक ए अनुपात एक अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको रख देना है यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक जो हमारी हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। यहाँ पर 2 का गुणा हमने यहाँ से कर दिया, 5 का गुणा यहाँ पर कर दिया, 5 का गुणा इससे कर दिया, और जो भी संख्या आ गई हमने उस संख्या को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका इस तरह से आ सकता है, एक अनुपात बी कितना है आपका 6:7, बी अनुपात सी 3:6 है, सी अनुपात डी है 4:5 है। आपको इस तरीके से निकालने के लिए प्रश्न आ सकता है, एक अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट जो शॉर्ट ट्रिक है उसको हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक को, कि 6, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया है, ये यहाँ पर डायरेक्ट हमने नहीं लिखा, ये क्या है, पहले हम 6 का गुणा हम 3 से करेंगे, 3 का गुणा हम 4 से करेंगे, पहले हमने यहाँ पर किया, 6 का 18 आ गया, अब 18 को हमने 4 से किया तो कितना आ गया, ये 72 आ गया, ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे, फिर 21 के गुणा हम 4 में करेंगे, उसके बाद फिर ये संख्या ये आ जाएगी, तो ये 84 आ गया। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, हमारी ये 168 आ जाएगा। फिर 7 का गुणा हम यहाँ पर 6 में करने वाले हैं, और 42 का गुणा 5 में कर दो तो ये 210 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी, यहाँ पर ये मान दिया हुआ 3:5, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है आपका 7:2 है, 2:डी 5:3 है। अब यहाँ पर फिर से निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, वही फॉर्मूला, वही शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम उत्तर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न है, यदि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, अनुपात है यहाँ पर, अनुपात 3:4 है, 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, कह रहा है यदि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो मान लेते हैं कि क्या है 3x और ये 4x है, ठीक है, वर्तमान का, तो 8 साल बाद इनकी आयु, तो 8 साल के बाद हम बात करें दोनों में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + 8, और ये क्या हो जाएगा 4x + 8, ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 5/6 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्रिया गुणा करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x का मान जो भी 4 आया है, यहाँ पर 3 × 4 कर दो तो 12 वर्ष आ जाएगी राम की, और श्याम की आ जाएगी कितनी 16 वर्ष। तो यह तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि जब भी अनुपात में जो अंतर है, अगर जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम रहे, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 3 और 5 में यहाँ पर अंतर कितना है 2 का है, 4 और 6 में अंतर कितना है 2 का है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर जितने का अंतर है वो मान लेना है 2x बराबर, यहाँ पर कितने साल का गैप हो रहा है 8 का हो रहा है, ठीक है। अगर ये होता है कि 8 साल पहले और 8 साल बाद, दोनों का जोड़ कितना हो जाता है 16, तो यहाँ पर क्या है 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ 8, x का मान कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। अब इसका मान यहाँ पर रख दो, यहाँ से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, या तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं या तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक चीज याद रखिएगा, जहां पर जो अंतर है वो अगर सेम होगा तभी हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा ये मेथड है हमको इस मेथड से ही करना रहेगा, ठीक है। 1 मिनट। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख लो दोनों का यहाँ पर 5:7 है,
और यहाँ पर कितना है आपका 7:9 है, तो यहाँ पर भी अंतर कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, 5 का यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 साल की बात कर रहे हैं तो 10 हो गया, तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। और ये देखो यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसका मान यहाँ पर रख दो, तो हमने a और b की वर्तमान आयु यहाँ से निकाल लेंगे। अगला है a और b की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:5 है, तथा 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, देखो हमने पहले भी बात किया था कि अगर ऐसा प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो दोनों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 का, और 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का है, 2x बराबर 10, तो यहाँ से भी x का मान कितना गया, 5, और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उससे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर भी x बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला है a और b की 8 साल पहले की आयु का अनुपात 2:3 है, तथा 8 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया, तो यहाँ पर भी देखो डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, डायरेक्ट हमने यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया, वर्तमान आयु आ गई। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों की आयु का योग निकालना है, अभी तक क्या प्रश्न आ रहा था कि वर्तमान आयु निकालना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो दोनों का अंतर कितना है, 14 है, तो मान लेते हैं प्रश्नानुसार, तो भी 6x - 4, ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 14 वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 और 6 है, तो यहाँ से हमने अंतर कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लो, x बराबर कितना होगा, 7, यहाँ पर दोनों का योग कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है, इनकी आयु का योग 77 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4x + 7x बराबर योग कितना हो गया, 77, तो x का मान कितना आ गया, 7, यहाँ से आप मान निकाल लो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये प्रश्न भी हल करने हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न था यहाँ पर क्या, 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गैप कितना हो रहा है दोनों का, अगर हम बात करें 6 वर्ष ये हो गए, 6 वर्ष ये हो गए, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ से x का मान 6 आ गया। इस तरीके से आप वर्तमान आयु जो भी प्रश्न में दिया गया है, आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, इससे पहले था, ये प्रश्न है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है आपको, तो माना पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, x + 28 वर्ष हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, इसमें आप रख दीजिए, इक्वेशन के हिसाब से आपका x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 25 वर्ष आ गया। 25 वर्ष क्या आपकी पुत्र की आयु है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 25 + 28 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 53 वर्ष हो गई। प्रश्न क्या पूछा गया है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की 25 वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 15 वर्ष अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु निकालना है आपको। वहां पर प्रश्न क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी थी, यहाँ पर पिता की निकालनी है। माना पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो गई, x + 15 वर्ष हो गई। तो 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान क्या है आपका, पुत्र की आयु, x क्या है आपका, पुत्र की आयु है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 5/2 + 15, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 17.5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, अब यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। माना पुत्र की आयु कितनी, x वर्ष हो गई, तो व्यक्ति की आयु कितनी है, x + 24 वर्ष है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगी। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और x क्या है आपका, पुत्र की आयु है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। इस लेक्चर में हमने औसत के भी कुछ प्रश्न कवर किए हुए हैं। उसके बाद हमने अनुपात, रेशियो स्टार्ट किया हुआ है, जो भी वर्ष से रिलेटेड है, आयु से रिलेटेड है। ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम और भी अनुपात के प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने अगले वीडियो, आप वेट करते रहिए।
ठीक है, अगर आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए और इसको फॉरवर्ड ज़रूर करिए, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इस वीडियो में और जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, लासा, मासा, औसत, वैल्यू, अनुपात और प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि के, तो इससे आपको कॉम्पिटिटिव जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए टीईटी, यूपी टेट और एमपी टेट, आर टेट और सी टेट, उसके लिए और भी एसआई वगैरह के लिए और भी बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।